ईवीएम पे कई चुनाव लड़ा चुका हूं, खुद चुनाव लड़ चुका हूं। मैं दो बातें ईवीएम की आपको स्पष्ट करता हूं कि ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो कोई भी बूथ हो, कहीं भी हो, हर 1.5 या 2 घंटे में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्शन कमीशन को उस बूथ पर उस समय तक कितने वोट पड़े हैं ये भेजना पड़ता है। ये शायद आप लोगों ने भी इलेक्शन कवर किया होगा कि भाई 8 बजे तक की इतनी पोलिंग हुई, 10 बजे तक की इतनी पोलिंग हुई, 12 बजे तक की इतनी पोलिंग हुई। और अगर 7 बजे तक की पोलिंग एक स्तर तक आ जाती है और अगर हम 60-65% के करीबन माने अमूमन वोट पड़ता है और 6% का अंतर है, तो ये तो मैं बात मान नहीं सकता कि 7 बजे के बाद 10% वोट पड़ा, मतलब वोट पड़ने का 10% वोट पड़ा और तब यह आंकड़ा इतना पड़ा। तो अपने में यह आंकड़ा भी एक संदेह की स्थिति पैदा करता है और विशेषकर ये तब और भी ज्यादा सवाल बन जाता है जब हम राज्यों के स्तर पर देखें। जैसे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश में यह नंबर 12.5% है। अब 12.5% वोट कहां से बढ़ गया, ये बड़े अपने में अचंभे की बात है। उसी तरीके से 12.5% उड़ीसा में वोट बढ़ जाता है। अब ये कोइंसिडेंस है कि आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने अच्छा किया, अब ये महज कोइंसिडेंस है कि नहीं, ये बात भी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। तो एक तो बात ये सिद्ध हो जाती है कि इन आंकड़ों में अंतर है, जबकि और मैं उस समय भी इलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूं जब बैलेट से काउंट हुआ करता था। मैं आपको बता सकता हूं तब तो पोलिंग के 2 या 3 दिन बाद काउंटिंग हो जाती थी। हम लोगों को फॉर्म्स 17C मिल जाया करती थी। मैं खुद आपको 84 का अनुभव बताता हूं। 84 क्योंकि आज के हिसाब से तो एक समझ लीजिए डायनासोर के युग का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। हमारे यहाँ पोलिंग हुई, 3 दिन बाद काउंटिंग हुई, अगले दिन उसके 2 दिन बाद जब हम लोगों ने काउंटिंग एजेंट्स को फॉर्म दिए तो हमारे पास पूरा नंबर था, कितनी वोटिंग पड़ गई, कितना उसका वोट था। उस समय खैर ईवीएम मशीन का नंबर नहीं होता था। और जब काउंटिंग से हम लोगों ने रिलेट किया तो पाया कि 99.9% काउंटिंग बिल्कुल मैच कर रही है। तो जब मैनुअल के जमाने में इतनी हाई तरीके की एक्यूरेसी हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो जाना जाता है अपनी एक्यूरेसी के लिए, इतना ज्यादा अंतर हो जाए, कुछ राज्यों में 12-12, 15-15% का अंतर हो जाए, ये अपने में पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ये जवाब दिया कि साहब कभी कभी हमको दिक्कत आती थी, हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाते थे, कभी नेट नहीं चलता था। तो ये तो इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज की खबर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां 5G 4G नहीं चल रहा है, तो जब हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है। फिर एक और आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया जो खुद वो आंकड़े का जवाब ही इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। इलेक्शन कमीशन ने 2019 के बारे में बताया कि तब भी कुछ फेजेस में हम लोग देरी से डेटा दे पाए थे, ठीक है, लेकिन उस समय जो डेटा इन्होंने 7 बजे तक दिया था अलग अलग फेजेस का, और अंत में जो डेटा आया था उसमें 1 दशमलव से भी कम का अंतर था, लेस देन 1% डिफरेंस था। चलिए 1% का डिफरेंस हो सकता है, 7 बजे के बाद पोल पड़ा हो, कहीं खबरें नहीं आई हो, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा हो, लेकिन जब 5 साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, देश विकास के रास्ते पे माना जाता है, चढ़ता चला जा रहा है, हम पहले गुरु थे या विश्व गुरु हो गए हैं, तब 1% से 6% हम लोग और नीचे गिर जाते हैं। ये सवाल न केवल इलेक्शन कमीशन पे पड़ता है बल्कि पूरी प्रक्रिया पे पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार जब उनको इन आंकड़ों को उनके सामने रखा गया तो उन्होंने इस बात को ठीक नहीं माना कि वो किसी भी तरह इसमें कोई जवाबदेही बनाए। ठीक है, वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब संवैधानिक संस्था के काम इस देश की जमहूरियत और लोकतंत्र पर सीधा सीधा असर करते हैं और लोगों के अंतर में ये बड़ा सवाल आता है, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस पर वो अपनी बात या अपना पक्ष रखें। फिर इसी वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े को सामने रखा। उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों में देखा कि क्या वोट का जीतने का या हारने का अंतर था, और उन्होंने देखा कि 89 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं होता, तो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बीच में जो अंतर है उसकी प्रतिद्वंदी नंबर 2 की पार्टी से, वो उससे ज्यादा पड़ता है। यानी अगर ये माने कि पूरी की पूरी ये जो वोट बढ़े थे इसमें शायद अगर कोई धांधली हुई है,
तो ये मान लीजिए कि 89 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस मैनिपुलेशन से जीती है। चलो मान लेते हैं 89 नहीं, ये मान लेते हैं कि 6.5% नहीं, 1% तो नॉर्मल होता था, तो उसको आप 6% मान लीजिए, 5.5% मान लीजिए, 5% मान लीजिए, तब भी 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जिस पर संदेह का एक सवाल खड़ा होता है। अगर आप 50-55 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी की कम कर देते हैं और उनकी विरोधियों पार्टी की बढ़ा देते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके बाद जब 4 तारीख के बाद शपथ ली जाती तो किस दल का या किस समूह का इंसान जो है प्रधानमंत्री बनता। प्लीज सब्सक्राइब .न्यूज।